नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। 22 दिनों में 19 बैठकें होंगी। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद शुरू हो रहे एनडीए सरकार के पहले बजट सत्र के पहले दिन यानी आज दोनों सदनों में महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें लोकसभा में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सूची के तहत सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा शपथ लेंगे। उसके बाद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालय के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बाद लोकसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद राजघाट समाधि समिति के निर्वाचन का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के द्वारा सदन में रखा जाएगा। साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के पटल पर पेश करेंगी। संसद के सत्र के दौरान सदन में कुल 6 नए विधेयक भी चर्चा और पास किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। बजट सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा। संसद के बजट सत्र से पहले कल सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में 44 दलों के 55 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने इस बैठक में कई सुझाव रखे तो एनडीए दलों ने भी अपने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे सदन में रखने की बात कही। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का मामला इस समय काफी सुर्खियों में है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज से कांवड़ यात्रा निकालने वालों की भीड़ भी बढ़ेगी। इस बीच आज इस विवादित मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इसको नए सिरे से आयोजित कराया जाए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ ने नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की एसआईटी जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाटीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ आज इस मामले में एसआईटी जांच को लेकर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में अपने एक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद लिफाफे में 15 जुलाई को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी। सर्वे में एएसआई की टीम को कई प्रमाण और अवशेष मिले हैं, जिन्हें करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक गांव में सेना की चौकी पर बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक गोलीबारी जारी है। पीआरओ डिफेंस जम्मू के मुताबिक इस मामले में अधिक जानकारी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का शुभारंभ किया। पहली बार भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की शानदार विरासत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत इतना प्राचीन है कि यहाँ वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का इतिहास और भारतीय सभ्यता ये सामान्य इतिहास बोध से कहीं ज्यादा प्राचीन और व्यापक है। पीएम ने कहा कि भारत की विरासत केवल एक इतिहास नहीं है, भारत की विरासत एक विज्ञान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में हम भारत की 350 से अधिक प्राचीन धरोहरों को वापस लाए हैं। प्राचीन धरोहरों का वापस आना वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान के भाव को दिखाता है। पीएम ने कहा कि धरती हमारी मां है और हम उसकी संतान हैं। इसी विचार को लेकर भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ जैसे समाधान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए भारत $1 मिलियन का योगदान देगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में विदेशों से वापस लाई गई प्राचीन धरोहरों को रखा गया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी है। भारी वर्षा के कारण नागपुर और भंडारा में आज स्कूल बंद है। वहीं राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आज भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और नया जत्था रवाना हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमें विकास, समृद्धि और शांति के पथ पर सदैव अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। केरल के मलप्पुरम में निपाह वायरस से एक मरीज की मौत हो गई है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। केरल सरकार के अनुरोध पर आईसीएमआर ने रोगी प्रबंधन के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भेजी है। साथ ही नमूनों की जांच के लिए एक मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला भी कोझिकोड भेजी गई है। इस मामले में जांच के लिए महामारी विज्ञान संबंधों की पहचान और तकनीकी सहायता के अलावा राज्य की सहायता के लिए एक संयुक्त विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम तैनात की जाएगी। ये टीम नेशनल वन हेल्थ मिशन की तरफ से जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से बीमारी को रोकने के लिए राज्यों को तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की सलाह दी गई है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता BD सतीशन ने कहा है कि निपाह का संक्रमण फैलना बेहद खतरनाक है, लेकिन इस बीच राज्य सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। BD सतीशन ने आरोप लगाया कि सरकार ना तो कोई आंकड़े एकत्रित कर रही है और ना ही कोई रिसर्च कर रही है। ऐसे में केरल की स्वास्थ्य समस्या की स्थिति दयनीय हो चुकी है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि चलते फिरते संविधान की कॉपी दिखाने और इसकी झूठी कस्में खाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वो कांग्रेस और गांधी परिवार है। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के तट से दूर अरब सागर में एक मोटर टैंकर जहाज से गयावान गणराज्य के एक बीमार नागरिक को निकाला और उससे चिकित्सा सहायता प्रदान की। हरियाणा के नूंह जिले में आज से शुरू होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर है। जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा उपाय के तौर पर आज शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा रोकी गई है, बल्कि SMS सर्विस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जिले में मार्ग बदले जाने से संबंधित परामर्श जारी किया गया है। वहीं पूरे नूंह क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई बल, हरियाणा पुलिस और होमगार्ड के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है।
बम बम बोले के जयकारों के उद्घोष के साथ देश की सबसे धार्मिक यात्राओं में से कांवड़ यात्रा आज शुरू हो गई। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से 19 अगस्त तक श्रावण मास रहेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त कंधों पर गंगा जल लेकर अपने आराध्य शिव के ज्योतिर्लिंगों के अभिषेक के लिए रवाना हुए। उत्तराखंड के हरिद्वार से कांवड़ यात्रा का उद्गम होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल लेकर अपनी यात्रा का आरंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ कांवड़ियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए हर संभव इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा के 4 प्रमुख रूट उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होकर पश्चिम यूपी क्षेत्रों से गुजरते हैं। इसी के साथ एक यात्रा वाराणसी से शुरू होती है और झारखंड के देवघर में जाकर समाप्त होती है। वहीं इसके अलावा छोटे पैमाने पर यात्राएं प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और गाजीपुर में भी होती हैं। आज से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही आज सावन का पहला सोमवार भी है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। इस अवसर पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर समेत देश के अलग अलग शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उज्जैन में आज के दिन विशेष तौर पर महाकाल की सवारी निकाली जाती है। हरिद्वार शिव भक्त कांवड़ियों के पूरे रंग में रंगा हुआ है। चारों ओर कांवड़ियों की ही धूम है। सावन के पहले सोमवार को भक्त कांवड़ में गंगा जल भरकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में सावन माह के पहले सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर स्नान किया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। लड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली लड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। यूरोप की प्रमुख एयरलाइन निर्माता कंपनी एयरबस ने H125 हेलीकॉप्टरों के लिए अपनी अंतिम असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए भारत में 8 स्थानों को चुना है और इस सुविधा के लिए भूमि पूजन समारोह इस साल के अंत में होने की उम्मीद है। मदर डेयरी ने वित्त वर्ष 2025 में अपने कारोबार को 13% बढ़ाकर 17,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 2047 तक $1 ट्रिलियन की कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत पारंपरिक तेल शोधन और ईंधन विपणन में वृद्धि को ग्रीन हाइड्रोजन और EV चार्जिंग जैसे स्वच्छ ऊर्जा साधनों के साथ जोड़ा जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संसाधनों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों और विभिन्न स्टार्टअप्स और निजी संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता करेंगे। दिव्यांगता के विभिन्न क्षेत्रों में 70 से अधिक सहमति पत्रों पर ऑनलाइन और भौतिक रूप से हस्ताक्षर समावेशी समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के प्रतीक के रूप में किए जाएंगे। यूपीआई के जरिए डिजिटल अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि हो रही है और इस बीच खबर आई है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से अब हर महीने 60 लाख नए उपभोक्ता जोड़ रहे हैं। पेटीएम के संस्थापक एवं मुख्य कार्यधिकारी विजय शेखर शर्मा का मानना है कि कंपनी नुकसान के बावजूद 2025 में मुनाफे में लौटेगी। कंपनी को वित्त वर्ष 2022 में दिए गए ESOP पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से कारण बताओ नोटिस मिला है।
मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में करीब 23,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है, जिससे 50,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हमने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। HDFC बैंक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में 33.17% बढ़कर 16,474.85 करोड़ रुपए हो गया है। बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ 12,370 करोड़ रुपए था। यस बैंक का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के लिए 46.7% वृद्धि के साथ 502 करोड़ रुपए रहा। बैंक ने कहा कि लाभ में ये वृद्धि प्रावधानों के घटने के कारण हुई है। पीसी जूलर ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक संघ के साथ समझौता किया है, जिसके तहत बैंकों को दिल्ली स्थित कंपनी में नकदी और इक्विटी का मिश्रण देकर अपने ऋण का निपटान किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात की घोषणा उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से की। बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है। बाइडेन का ये निर्णय पिछले महीने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद आया है, जिसके बाद से डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेता उन पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने का दबाव बना रहे थे। बाइडेन ने कहा कि वो इस सप्ताह राष्ट्र को संबोधित करेंगे और जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं थे और मिश्रित रूप से सेवा करने के लिए भी उपयुक्त नहीं है और कुछ भी नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने केवल झूठ, फेक न्यूज और अपना बेसमेंट ना छोड़कर राष्ट्रपति का पद हासिल किया। चीन के उत्तर पश्चिम में शैंक्सी प्रांत में एक राजमार्ग पुल के आंशिक रूप से ढह जाने से कई लोगों की मौत हो गई। शांगरो शहर में अचानक आई बाढ़ के कारण राजमार्ग पुल ढह गया। इस हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। कार के मलबे को नदी से बाहर निकाला जा रहा है। जापान में अत्यधिक गर्मी का मौसम जारी है। देश के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। जापान के पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार उच्च तापमान मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का परिणाम है और जैसे जैसे विश्व गर्म होता जाएगा, अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। हीट स्ट्रोक के चलते बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। स्पेन में सैलानियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को स्पेन के पाल्मा डी मैलोर्का में हजारों पर्यटन विरोधी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पर्यटन विरोधी प्रदर्शनकारी बार्सिलोना और पाल्मा डी मैलोर्का, मलागा और कैनरी द्वीप जैसे अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गेंदबाजों के बाद गुल, फिरोजा और मुनीबा की उम्दा बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने महिला एशिया कप 2024 में अपनी पहली जीत दर्ज की। महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 108 रन बनाए थे। इस आसान से लक्ष्य को पाकिस्तान ने 11.5 ओवर में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गत विजेता भारत ने महिला एशिया कप में अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 78 रनों के विशाल अंतर से हराने में सफलता पाई। भारत से जीत के लिए मिले 202 रन के जवाब में यूएई की 7 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष ने अर्धशतकीय पारी खेली। महिला एशिया कप 2024 में भारत की श्रेयंका पाटिल चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो गई हैं।
21 वर्षीय भारतीय ऑफ स्पिनर के बाएं हाथ की चौथी उंगली में फ्रैक्चर हो गया। श्रेयंका पाटिल के स्थान पर भारतीय महिला टीम में शामिल की गई तनुजा कंवर ने यूएई के खिलाफ अपना डेब्यू किया। तनुजा ने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में 4 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारत के पूर्व ऑलराउंडर अभिषेक नायर और नीदरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर रियान टेन डोशेट को भारत के कोचिंग स्टाफ में शामिल कर लिया गया है। बीसीसीआई ने इन दोनों को ले जाने की मंजूरी दी। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भारतीय ओलंपिक संघ को शुभकामनाएं देते हुए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बीसीसीआई सचिव ने बताया कि बोर्ड आईओए को 8.5 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। भारत की यूकी बावरी और फ्रांस के अल्बानो अलिवेट की जोड़ी ने स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उगो हम्बर्ट और फैब्रिस मार्टिन को हराया। 32 वर्षीय बावरी का ये तीसरा एटीपी युगल खिताब है। इस भारतीय खिलाड़ी ने अलिवेट के साथ मिलकर दूसरा खिताब जीता। भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को एक विशेष सम्मान दिया गया है। वे टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिए गए हैं। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय हॉकी टीम खेलगांव पहुंच चुकी है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 27 जुलाई को पूल बी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। भारतीय भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा के कोच क्लॉस वाटोरिट्स ने उनकी फिटनेस को लेकर सभी चिंताओं को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि नीरज को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की महिला फुटबॉल टीम अपने कुछ सामान के बिना पेरिस पहुंची है। इसमें महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति भी शामिल है। पेरिस ओलंपिक के दौरान खेलगांव में एथलीट द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे बिस्तरों को खेलों के बाद बेघर लोगों को दे दिया जाएगा। पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति ने इसकी घोषणा की। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया। मार्केज ISL के 2024-25 के बाद पूर्णकालिक तौर पर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच का पद संभालेंगे। किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 23 वर्षीय खिलाड़ी किरण पहल ने 23.33 सेकंड में रिले पूरी की। रामगोपाल वर्मा ने शादी के कॉन्सेप्ट पर उठाए सवाल। तलाक पर भी की बात। नाराजगी इस कदर थी कि नहीं ले रहे थे रुकने का नाम। लाइव कॉन्सर्ट के दौरान ब्राजील के मशहूर सिंगर आयरिस सासाकी की दर्दनाक मौत हो गई है। वे अपने फैन को गले लगाने जा रहे थे, तभी एक हादसे के कारण उनकी जान चली गई। सुमोना ने कपिल शर्मा से जुड़ी सभी अफवाहों का खंडन किया है। सुमोना ने बताया कि बातों में कोई दम नहीं है। मैं खतरों के खिलाड़ी कर रही हूं। मैंने पहले भी उनके साथ काम किया है। काजोल और अजय देवगन की बेटी नीसा देवगन लंबे समय के बाद देश लौटी हैं। हाल ही में उन्हें काजोल के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया। हालांकि इस दौरान नीसा के साथ वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो डर गई। बिग बॉस OTT 3 में 3 लोगों के बाहर होते ही एल्विश यादव ने लिया टॉप 3 का नाम। बताया कौन जीत सकता है इस सीजन की ट्रॉफी। बिग बॉस OTT 3 में फैजल शेख और एल्विश यादव अपने दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए वीकेंड का वार एपिसोड में आने वाले हैं। इसका प्रोमो भी सामने आ गया है, जिसमें दोनों होस्ट अनिल कपूर के सामने आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुई थी, जहां अभिनेत्री ने आंखों में लेंस का इस्तेमाल किया था और इसकी वजह से उनका कार्निया खराब हो गया है। उनका कॉर्निया जो है वो खराब हो गया है और अब उनका इलाज चल रहा है। एक्ट्रेस
शर्वरी बाग जल्द जॉन अब्राहम के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म वेदा में दिखाई देने वाली है। ऐसे में अब एक्ट्रेस ने गुरु पूर्णिमा के स्पेशल दिन पर अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया। धनवीर 2 ट्रेलर इवेंट में गिरते गिरते बची एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख ने अपने अनूठे अंदाज में जिम ट्रेनर को कहा हैप्पी बर्थडे। उन्होंने अपने ट्रेनर डैन माइल्स को वजन घटाकर किया विश। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।